Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our last lecture uh, for the subject of protected horticulture, and the title of this lecture is Greenhouse Carbon Dioxide Management. तो ग्रीन हाउस में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? ओपन फील्ड सिस्टम में तो CO2 का कोई ख्याल ही नहीं होता हमें, ठीक है। ओपन फील्ड सिस्टम में हमें CO2 के मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आती, क्योंकि वाफिर मकदार में CO2 मौजूद होती है और रेडली अवेलेबल होती है। लेकिन ग्रीन हाउस में आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ग्रीन हाउस एक इंक्लोज्ड एक इमारत है, एक इंक्लोजर है, और जिसमें जो है ग्रीन हाउस जिसमें CO2 वक्त के साथ साथ डिप्लीट हो रही होती है। पौधे जो हैं CO2 को खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बदले में CO2 जब हम बाहर से CO2 का अंदर आना नामुमकिन होता है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद, चार दीवारी बंद, सील होती है, ठीक है ना। तो जब हम इंटरनली कोई CO2 की अवेलेबिलिटी का बंदोबस्त नहीं करेंगे, ठीक है, फरहमी नहीं, यकीनी नहीं बनाएंगे, तो ओवरऑल सारी मैनेजमेंट हमारी जो है वो फेल्योर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी नुक्ते को आगे ले जाता हूँ। सो द नीड ऑफ CO2 फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स यूटिलाइज CO2 carbon dioxide and water in the presence of CO2 means carbon dioxide and water in the presence of light to manufacture food by the process of photosynthesis. तो CO2 क्यों ज़रूरी है पौधे के लिए? CO2 और वाटर दोनों ज़रूरी हैं रोशनी की मौजूदगी में, ताकि पौधा खुराक पैदा करे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। जो कि लीफ में, हर पौधे की ग्रीन पोर्शन में, हर वो पोर्शन जो ग्रीन है वहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो उसमें ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि और खुराक पैदा होती। तो CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस का होना बिल्कुल नामुमकिनात में से है, ठीक है जी। अच्छा, CO2 occurs in the atmosphere in a low concentration, बल्कि इसको मैं लो नहीं कहूँगा, बल्कि अभी तो ये लेटेस्ट फिगर मैं आपके सामने लाया हूँ। पहले 350 थी, 350 बल्कि 380 ppm CO2 2018 तक 2012 में जो मेरे पास फिगर हैं उसमें 380 ppm CO2 हवा में थी, और अब ये लेटेस्ट फिगर जो है 2018 में, 2012 में 350 ppm थी, अब 2018 का फिगर मेरे पास है 407.4 ppm तक बढ़ चुकी है। तो वक्त के साथ साथ CO2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है। ये लो कंसंट्रेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे लो लिखा हुआ है, बहरहाल ये 407 ppm तक बढ़ चुकी है। तो अब हवा में तो मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस में तो इसकी फराहमी इतनी आसानी से नहीं होती। वजह उसकी क्या है? एज लॉन्ग एज एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड फ्रीली सर्कुलेटिंग एयर आर प्रेजेंट, ग्रीन हाउस रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। एज लॉन्ग एज अगर वेंटिलेशन, ये रोशनदान जो हैं या एयर सर्कुलेटरी निज़ाम अगर मौजूद है, और अगर हमने इजाज़त दी हुई है उन मसामों को, उन विंडोज़ को अगर हमने खोला हुआ है ताकि बाहर की हवा अंदर दाखिल हो सके, तो ठीक है, तो मसला नहीं होगा। CO2 की फराहमी होगी, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, यकीनी होगा और अच्छा होगा। लेकिन क्या हो जाता है? However, in winter greenhouses vents are closed for more efficient heating, ठीक है। हम विंटर में ग्रीन हाउस को हीट करने के लिए, हीट अप करने के लिए, दर्जा हरारत को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम मसामों को बंद रख देते हैं। इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ ग्रीन हाउस हीटिंग वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब तो CO2 जो है का बाहर से अंदर जो आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो बिकॉज प्लांट्स use CO2, the supply of this gas in the airtight greenhouse is limited, which in turn decreases the rate of photosynthesis. तो क्या हो जाता है कि पौधे जो यूटिलाइज कर रहे होते हैं CO2 को, अब वक्त के साथ साथ उनकी CO2 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही होती, क्योंकि एयर टाइट कंडीशन है, सारे दरवाजे वेंट्स बंद हैं, ठीक है, विंटर की बात हो रही है। और तो क्या हो जाता है? तो
तो बाहर से जब CO2 अंदर दाखिल नहीं हो पाती, तो CO2 की कमी की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम पड़ जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है और पौधा खुराक कम बनाता है, हार्वेस्टेबल प्रोड्यूस की क्वालिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अच्छा जी, the goal of CO2 fertilization is to raise the concentration of the gas to about 1000 to 1500 ppm. This high level of CO2 must be provided along with bright light, for example bright daylight, for it to be beneficial to plants. तो तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि जी CO2 में इजाफे के साथ फोटोसिंथेसिस में इजाफा होता है अगर के रोशनी का इंतज़ाम मौजूद है। तो एक बुनियादी जो गोल होता है CO2 फर्टिलाइजेशन इन द ग्रीन हाउस, वो ये होता है कि जी हम अंदर जो है CO2 1000 से लेकर 1500 ppm तक हम जो है यकीनी बनाए कंसंट्रेशन को। ग्रीन हाउस के अंदर की हवा या एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, और साथ ही रोशनी का बंदोबस्त भी हो ताकि पौधे अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि पौधे तमाम जो फंक्शंस हैं वो बड़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ग्रोथ प्रोसेस बड़े एफिशिएंटली हो रहे होते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है, क्योंकि लाइट अच्छी तरह अवेलेबल होती है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है, तो पानी भी जो है टारगेटेड ऑपरेशन होता है, पानी भी पौधों को अवेलेबल होता है, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसलिए जो है पौधा ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रोथ प्रोसेस कर रहा होता है, तो उनकी CO2 की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर विद ओपन फील्ड कंडीशन। तो इसलिए ये गोल होता है कि जी 1000 से 1500 ppm तक जो है CO2 को जो है की कंसंट्रेशन को रखा जाए। सर्टन क्रॉप्स है, और इसके क्या असरात होते हैं मैं कुछ मिसालें दूंगा। सर्टन क्रॉप्स हैव बीन नोन टू फ्लावर अर्लियर अंडर CO2 फर्टिलाइजेशन। ये देखा गया है कि कुछ इकसाम हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जो फ्लावरिंग अर्ली कर लेते हैं अगर CO2 की फर्टिलाइजेशन, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। अगर हमें अर्ली फ्लावरिंग चाहिए तो CO2 की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें अर्ली फ्लावरिंग मिल सकती है। तो हम अपनी जो है ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू CO2 मैनेजमेंट। दूसरी मिसाल देना चाहूँगा लेटस की, सलाद की। लेटस प्लांट वेट इंक्रीज्ड बाय मोर देन 30% एट 1600 ppm ऑफ CO2। तो ये स्टडीज़ की गई हैं, उनका मैं हवाला दे रहा हूँ कि जी लेटस के पौधे का वज़न में इजाफा देखा गया है, 30% तक इजाफा या उससे ज़्यादा इजाफा देखा गया है एट 1600 ppm ऑफ CO2। तो बड़ा बेनिफिशियल है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को रखना अंडर द ग्रीन हाउस कंडीशंस। कैसे किया जाता है, CO2 को कैसे रखा जाता है, कैसे CO2 की कंसंट्रेशन, मतलूबा कंसंट्रेशन को हम यकीनी बनाते हैं, तो कौन से ज़राए हैं या मेथड हैं। द ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट में बी एनरिच्ड विद सप्लीमेंटल CO2 by burning natural gas in an open flame or using compressed gas or dry ice bracket में solid frozen carbon dioxide that is used in other laboratory procedure as well। हम जो हैं ग्रीन हाउस में सप्लीमेंटल CO2, सप्लीमेंटल कहते हैं कि जी बढ़ाना किसी और, सिर्फ नेचर नहीं, नेचर का तो ये जरिया है कि हवा की तरसीली को यकीनी बना दिया जाए, तो नेचर तो हवा से खुद ब खुद CO2 भी आ जाती है, लेकिन हम सप्लीमेंटल हम किसी और ज़राए से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो है अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करें, ठीक है, ओपन फ्लेम में अगर हम जलाएं, जो है शोला ओपन फ्लेम कहते हैं शोला, अगर हम नेचुरल गैस को जलाएं, ठीक है, तो जो है और कुछ अमाउंट में अगर हम साथ जो है एयर भी दाखिल कर दें और हम जलाएं तो जलन से CO2 पैदा होती है, ठीक है। तो इस जलने के अमल से एक तो ये तरीका है, ठीक है, और ये अमल हम बाहर भी ग्रीन हाउस से बाहर हम एक मखसूस एक कंटेनर में कर सकते हैं, और जब जैसे ही CO2 पैदा होती है हो जाए तो हम उनको पाइपलाइन के ज़रिए से ग्रीन हाउस में दाखिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अमल हम ग्रीन हाउस के अंदर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरा जो है तरीका ये है कि जी कि कंप्रेस्ड गैस या ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं फ्रोज़न हालत में, ये बेसिकली मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में इसका इस्तेमाल भी है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो भी हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
propane gas burners may also be used to generate CO2. تو propane جو ہے گیس برنرز جو ہیں وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ CO2 کو جنریٹ کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو آلریڈی ڈسکس یہ کر چکا ہوں. میرا میرے خیال میں دوسرا بلکہ تیسرا لیکچر جس میں نے ڈفرینٹ پلانٹ گروئنگ سٹرکچرز کی بات کی تھی اور پولی ایتھائلین کی میں نے پلاسٹک ٹنل کی بات کی تھی. تو اس میں نے یہ بتایا ہوا کہ کس طرح پلاسٹک ٹنل میں ہم ہیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی کنسیپٹ ہے یہاں پہ. سم آف دی equipment used to provide additional CO2 may release undesirable toxic gases such as carbon monoxide and ethylene during combustion of the fuel. Such gases are toxic to both plants and animals. تو کچھ اکوپمنٹ یا کچھ پروسیجر اکوپمنٹ میں یا ان پروسیجرز ٹو جنریٹ CO2 میں ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کاربن مونوکسائڈ گیس پیدا ہو سکتی ہے, ایتھائلین گیس پیدا ہو سکتی ہے, جو کہ بہت ہی مضر ہے پودے ساتھ ساتھ اینیملز کے لیے اور ہیومن بینگز کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایتھائلین گیس کیا ہے؟ ایتھائلین گیس سے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہارٹیکلچرل کرافٹس جو ہیں ان میں جو ہے سینسس کی طرف وہ چلے جائیں یا ریپننگ میں انیشیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہم ریپننگ نہیں چاہتے لیکن ایتھائلین کی وجہ سے ریپننگ شروع ہو سکتی ہے, فلاورنگ شروع کر سکتا ہے پودا. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ پھر ڈرا بیک ہے جو ہے اس سسٹم میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, this was all about the CO2 fertilization in the greenhouse. I congratulate you all for following me and for keenly following my lectures. This was the last lecture uh, of your course entitled Protected Horticulture, and I wish you best of luck, and I really hope that you would follow my all lectures. And if you have any questions or queries, please don't hesitate to discuss with me. Thank you so much.